Good morning, students. Today we are going to start a new lecture of P block elements in class 12th. In P block elements, we study about group 15 elements. In previous lecture, we discussed about introduction of group 15 elements, oxidation state इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स. अब ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. ये 5 एलिमेंट्स होते हैं. अब इन 5 एलिमेंट्स में होता ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -3 से लेकर +5 तक वेरी करती है. यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो -3 होगी और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बात करूँ NH3 में, तो NH3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? -3. मैं बात करूँ PCl3 में, PCl3 में कितनी होती है? +3 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर मैं बात करूँ ASH3 में, तो इसमें कितनी होती है? -3. मैं बात कर रहा हूँ PCl5 में, तो PCl5 में कितनी होती है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5. तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से लेकर +5 तक वेरी करती है. अब ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो इन एलिमेंट्स में लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इसमें होता है 2s2 2p3, इसमें होता है 3s2 3p3, इसमें होता है 4s2 4p3, इसमें होता है आपका 5s2 5p3, इसमें होता है 6s2 6p3. ये आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है इन सभी एलिमेंट्स के अंदर. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है इनमें. अब ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती है, जबकि स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है. लेकिन जब मैं कहाँ जा रहा हूँ? टॉप टू बॉटम. ऐसा क्यों होता है? इसका एक मैं आपको एग्जांपल मैं बता दूँ. जैसे Bi+3 इज़ मोर स्टेबल देन Bi+5. ऐसे कैसे? एंटीमनी +3 इज़ मोर स्टेबल देन एंटीमनी +5. ऐसा इसलिए होता है कि जैसे बिस्मथ +3 ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है. मैं बात कर रहा हूँ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 इज़ ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ +5. ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है. जैसे मान लीजिए मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी रेडियस इन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है. रेडियस ज़्यादा होती है, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ. एंटीमनी इसकी है, इसका आउटर मोस्ट में है 5s2 5p3 और इसकी बिस्मथ के आउटर मोस्ट में है 6s2 6p3. अब ऐसा होता है कि इनमें जो आउटर मोस्ट सेल जो होता है, ऐसा होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं. जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं तो क्या हो जाता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये 5p के 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने के बाद में इनको जो 5s है इसको ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इनको न्यूट्रल कर देता है, या फिर मैं बोलूँ इनको बाइंड कर देता है या इसको न्यूट्रल कर देता है. ऐसे कैसे? इसको भी ये क्या कर देता है? न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रल कर देता है. और जब ये इनको न्यूट्रल कर देता है तो इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है. अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल ये 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानी जाएगी. तो ऐसा होता है जब अपने लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं. मैं हर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे 15 16 17, कुछ ऐसे ग्रुप ये हैं कि इनमें जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लग जाती है. क्यों कम होने लग जाती है? क्योंकि इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके होते हैं उसके साथ ही इसमें होने लग जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये चीज़ आप आगे सीखेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और मैं अगर बात करूँ इसमें होने लग जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन.
तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है कि जो f ऑर्बिटल्स होते हैं 4f ऑर्बिटल और इसमें 5f ऑर्बिटल, ये 4f ऑर्बिटल और ये 5f ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, f ऑर्बिटल जो होता है ये बहुत साइज में बिगर होता है। साइज में बिगर होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे, दूर दूर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो एक तरीके से ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा। जब ये न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा या फिर ये न्यूक्लियस की पुअर शील्डिंग करता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, उससे रेडियस कम होने लग जाती है। लेकिन मैं जो यहाँ पर बात बता रहा हूँ वो केवल ये बता रहा हूँ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5s, केवल ये इसको न्यूट्रल कर देता है, ये इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। जो हैवियर एलिमेंट हैं, लार्जर एलिमेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का मतलब इनर्ट कर देना किसको, पेयर को। पेयर किसका, 5s का, यानी कि s के पेयर को ये क्या कर देता है, न्यूक्लियस इनर्ट कर देता है और इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लगता है, जो हैवियर या लार्जर एलिमेंट होते हैं उनमें लगता है, इनमें लग रहा है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज कर जाती है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है +5 के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए ऐसा होता है, एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जा रहा हूं, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो रेडियस क्या होने लग जाती है, इंक्रीज। और क्यों होने लग जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने लग जाएगी, तो रेडियस इनकी इंक्रीज करने लग जाती है। तो रेडियस में यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेडियस इनकी क्या होने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, एनर्जी। इसको शॉर्ट में लिखेंगे IE। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी कि अगर मैं बात करूं रेडियस इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने लग जाएगी। और इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास सोडियम है तो सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी कि Na+ बनाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कोई अकेला एटम हो, आइसोलेटेड एटम हो, उस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर मैं बात करूं ग्रुप में, इस ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो रेडियस क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, साइज बढ़ा हुआ है एटम का तो ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा बहुत कम एनर्जी देने पर। अब इसमें ऐसा होता है, अगर मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, मैं बात कर रहा हूं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। इसका होता है 1s2 2s2 2p4। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 1s से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने। अब मैं ये बात अगर करूँ तो इसमें क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में जाने पर, ये पीरियड में है, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पिलो, लेफ़्ट टू राइट। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होने लग जाती है, इंक्रीज।
अगर मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए था ऑर्डर ये होना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर, IE1 का ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, कार्बन इज़ लेसर देन नाइट्रोजन इज़ लेसर देन ऑक्सीजन। बट ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर क्या होता है, कार्बन इज़ ग्रेटर देन लेसर देन ऑक्सीजन इज़ लेसर देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। क्यों होती है उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है नाइट्रोजन के पास में क्या होते हैं 2p3, और 2p3 की अगर मैं बात करूँ तो p में जो हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। और हाफ फील्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। अगर स्टेबल होगा तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई। तो आयोनाइजेशन इसमें हाई, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें हाई रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से तो ज़्यादा थी, बट लेकिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि यहाँ पे क्या है 2p4। 2p4 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ये दोनों स्टेबल माने जाते हैं, लेकिन ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपेरिजन में कम होगी, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की, तो ये तो ऑर्डर किसका है, IE1 का। मैं बात करूँ ऑर्डर IE2 की, तब ऑर्डर क्या होगा, IE2 का जो ऑर्डर होगा वो यही होगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तब नाइट्रोजन की कम हो जाएगी। उसका क्या रीज़न है, IE2 का मतलब क्या होता है, IE2 का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी। अभी तो फर्स्ट निकाल लिया हमने, तो किसकी ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की। लेकिन अब जो हम निकाल रहे हैं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आ चुका है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन, मैं P की बात कर रहा हूँ केवल, यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया वो हो गया 2p1, और नाइट्रोजन का कितना हो गया 2p2, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2p3। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो गया। ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो गया, और जब स्टेबल हो जाएगा तो इसमें मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो पहले का तो क्या हो रहा था कि IE1 का जो ऑर्डर आ रहा था, इसमें नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो रहा था, हाफ फील्ड हो रहा था, इसलिए वो स्टेबल था और उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मैं IE2 की बात करूँगा तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2p2, जबकि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2p3, मतलब हाफ फील्ड हो गया उसकी बार ऑक्सीजन का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, लेकिन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये एक एक्सेप्शन में काउंट होता है, तो इसको आप ध्यान रख लें तो ज़्यादा बेटर है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिखता हूँ मैं EN। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी अपने लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करने लग जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ करने लग जाती है। जैसा ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का वो इसका ऑर्डर होता है। ऐसा होता है, बड़ा एटम होगा, ठीक है, बड़ा अगर एटम होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम इसलिए होगी क्योंकि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन किसी अदर इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कैच करने की कम होगी। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन की होती है 3.0, इसकी होती है 2.1, इसकी होती है 2, जबकि इन दोनों की बराबर होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एंटीमनी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिस्मथ, ये बराबर होती है। प्रैक्टिकल डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा। डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम। अगर किसी भी एलिमेंट का मास बढ़ता चला जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी।
तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। अब अगर एटॉमिक मास या मास नंबर इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो डेंसिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है कि एलिमेंट का मास कितना है। तो मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और अगर किसी का मास नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP की बात कर रहा हूँ मैं, 7th नंबर है ये। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए ऐसा होता है, जनरल ट्रेंड यही होता है कि अगर किसी का मास हाई है, ठीक है, तो उसका MP और BP हाई होगा, लेकिन ये कोई करेक्ट रीज़न नहीं है। करेक्ट रीज़न होता है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल की पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, यानी कि पैकिंग अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होगी उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर देखिए पैकिंग दो मॉलिक्यूल के बीच की मैं बात करूँ, अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच की पैकिंग बहुत अच्छी है, पैकिंग अच्छी होने का मतलब बहुत हाई फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इनकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी है तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। मास तो मैंने एक जनरल एक ट्रेंड बता दिया कि जब अपने लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली मास इंक्रीज कर जाता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन करेक्ट रीज़न तो यही होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, पैकिंग एफिशिएंसी किसी की अगर ज़्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होने का मतलब दो मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं, तब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हालांकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हम एक जनरल बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी का मास बढ़ रहा होता है तो उसका MP-BP बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन आने लग जाएंगे फिर। तो इसमें करेक्ट बात तो यही है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जितने ज़्यादा फोर्स से बाइंड किए होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। तो जनरल बात तो यही है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने पर तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, MP-BP इंक्रीज होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब एक तरीके देखा जाए तो मतलब कम हो जाता है इसका MP-BP, इसका MP-BP डिक्रीज होने लग जाता है, ये कम होने लग जाता है। इन दोनों का बता रहा हूँ मैं। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे ढेरों एक्सेप्शंस हैं। तो बस एक जनरल ट्रेंड आप समझ लीजिए कि अगर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि पैकिंग अच्छी होती चली जा रही है, तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक इसका जनरल ट्रेंड है। तो देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनकी ये है। जैसे नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 63, फॉस्फोरस का है 317.1, ये केल्विन में होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों ही क्या है, केल्विन में टेम्परेचर दे रखे हैं। तो नाइट्रोजन का तो 63 है, फॉस्फोरस का 317 है, आर्सेनिक का 1089 है, और एंटीमनी का 903 है, और बिस्मथ का 544 केल्विन है। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में ये डिक्रीज हो गया, तो यहाँ से ये डिक्रीज करने लग जाता है। आर्सेनिक के बाद में फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने लग जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट का एक सीधी सी बात है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसमें ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा अच्छी पैकिंग होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका 77.2 है, इसका 553 है, फिर इसका 888 है, फिर यहाँ पे 1860 है, फिर ये 1837, थोड़ा सा स्लाइटली कम हो गया। लेकिन ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं ये कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली वैल्यू है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस खाली ये जो वैल्यू दे रखी है इनसे हम एक आइडिया लगाते हैं कि आखिर जो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन या बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन ग्रुप में किस तरह वेरी कर रहा है। तो ये ग्रुप में वेरी करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट में आप देख रहे हैं यहाँ तक तो आर्सेनिक तक इंक्रीज हुआ, फिर बाद में ये डिक्रीज होने लग गया। बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी तक इंक्रीज हुआ, थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज हो गया। तो इनका कोई करेक्ट रीज़न नहीं होता है। इनमें हम यही बोल सकते हैं, इसमें तो यही कमेंट किया जा सकता है कि मतलब हो सकता है कि एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें पैकिंग बहुत अच्छी नहीं रही हो। तो पैकिंग एफिशिएंसी जिसमें ज़्यादा होती है तो उसी की पैकिंग अच्छी होगी और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
तो वैसे मास को देखकर भी बता सकते हैं, क्योंकि जनरली देखें तो मास को देखकर भी बता सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कोई करेक्ट रीज़न नहीं होता है, बस यही बता सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो उसकी अगर अच्छी है, क्लोज पैकिंग है, जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत हाई है, मेटेलिक फोर्सेस हैं उनके बीच में, तो जितने ज़्यादा अच्छे फोर्सेस होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी पैकिंग होगी और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज